दोस्तों नमस्कार आदाब। मैं हूं आपके साथ जियाउल हक। आप देख रहे हैं न्यूज अड्डा 47। आज हम एक ऐसे मेहमान के साथ आपके साथ जुड़ रहे हैं जो कि बहुत ग्राउंड लेवल से उठे हैं, बहुत ज़मीनी स्तर से उठे हैं और जिनको एक बनाया गया है, जिनके ऊपर एक जिम्मेदारी दी गई है जिला अध्यक्ष की। आप आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं मिस्टर राजेंद्र भारती जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और न्यूज अड्डा 47 के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार, जय भीम और सलाम। जी शुक्रिया सर। मैं जब आपके साथ जुड़ रहा हूं तो सबसे पहला मेरे आपसे सवाल ये है कि आपकी पार्टी का क्या मैसेज है, क्यों पार्टी आपकी बन करके आई, क्योंकि इससे पहले भी बहुजन समाज पार्टी एक्शन में थी। देखिए, ये जो आपका सवाल है ये लगभग समाज में एक लंबे समय से बहुत अधिक तादाद में लोग पूछते चले आए हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों और आदर्शों पद चिन्हों पर चलने का काम जो है आज़ाद समाज पार्टी बनाई गई भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के द्वारा। इससे पहले समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भी भारत के अंदर बहुत सारी पार्टियां हैं जो खुद को समाजवादी होने का दावा करते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि देश आज़ाद जब हुआ, इस देश के जितने भी नागरिक थे उनके पास जो था वही हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। चाहे वो संपत्ति का मामला हो, चाहे राजनीतिक हिस्सेदारी की बात हो, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ बस ये कि अंग्रेज चले गए, शासन भारतीयों के हाथ में आया। लेकिन जो यहाँ दलित समाज था, पिछड़ा समाज था, दबा कुचला समाज था, गरीब था, हाशिए पर था, जिसके साथ अत्याचार शोषण होता था, जिसको 2 वक्त की रोटी नहीं जुटती थी, वो शासन में अपनी भागीदारी नहीं ले पाया। जिसमें बहुजन समाज पार्टी आई, समाजवादी पार्टी आई, उन्होंने प्रयास किया लेकिन वो उस हद तक सफल नहीं हो पाए जिस उद्देश्य के साथ वो पार्टियां आई थी। अब उनमें क्या कमियां रही उन नेताओं की, उनके प्रयास में कहाँ कमी रह गई, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन हमारे नेता भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने उन सारी कमियों को चिन्हित किया और उसके पश्चात उन्होंने सोचा कि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी बना करके हम ये जो वंचित समाज है, पिछड़ा दलित समाज है, जिसको आज भी शासन में हिस्सेदारी नहीं मिल पाई है, सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही है जितनी उनकी संख्या है, तो आज़ाद समाज पार्टी बना करके उन्होंने वो हिस्सेदारी देने का प्रयास किया है। शुक्रिया। आप जिस तरह से अपनी बातें रखे हैं उसमें एक बात, इसी के फर्दर मेरा जो सवाल होगा वो ये होगा, आपने कहा कि दलितों को शासन में या प्रशासन में आने का मौका कम मिला, तो इसी यूपी में जो कि स्टेट सबसे बड़ा है इस पूरे होल इंडिया का, उसमें 3 बार अगर मुझे याद आ रहा है तो चीफ मिनिस्टर रही बहन मायावती जी। तो क्या आपको लगता है, किस तरह से आप ये बात कह सकते हैं कि वो शासन में इंक्लूड नहीं हो पाए या शासन सत्ता में नहीं रहे? देखिए, जो मुझे लगता है, बहुजन समाज पार्टी से हमारी ऑलरेडी बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री रही, लेकिन फिर भी जो दलित वर्ग है उसको जितनी भागीदारी राजनीति में मिल पाना चाहिए था शासन में, वो मिल नहीं पाया। उसके पीछे मैं एक बड़ा कारण ये मानता हूँ कि जो शासक वर्ग है, जब हमारा दलित समाज जो बहुजन समाज पार्टी है इसको खड़ा किया, उसके बाद इसमें जब टिकट देने की बात आई, चुनाव लड़ने की बात आई, भाई देखिए, आप अगर जो व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेगा उसको एक संवैधानिक दर्जा नहीं प्राप्त होता है। आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो एक अलग विषय है, लेकिन जब आप चुनाव लड़ते हैं, सांसद बनते हैं, विधायक बनते हैं, तो आपको एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त होता है। आप जनता के प्रतिनिधि हो जाते हैं, जनता के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए अथॉराइज हो जाते हैं। दूसरी बात, आप आर्थिक रूप से भी मजबूत होते हैं और समाज में भी आपका स्तर बढ़ता है। जिसमें हुआ क्या कि दलित समाज के लोग चुनाव नहीं लड़ पाए, जिसके कारण वो सांसद और विधायक नहीं बन पाए, इसीलिए उनकी शासन में भागीदारी नहीं हो पाई। ये मैं बहुजन समाज पार्टी की एक बड़ी चूक मानता हूं। दलित समाज सिर्फ वोटर बन करके वहां रह गया। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि आज़ाद समाज पार्टी जो अभी भाई चंद्रशेखर जी लीड कर रहे हैं वो दलितों को विधायक और सांसद बना पाएगी? देखिए, मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मैं आज़ाद समाज पार्टी जब बनी तभी से आज़ाद समाज पार्टी में काम कर रहा हूं। उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके बारे में मैं जानता हूं। हमारे नेता ने हम लोगों को कई बार कैडर में ये चीज़ बताया है। आपको अगर जानकारी ना हो तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि हमारी पार्टी जिस जाति की जितनी संख्या है उसके हिसाब से ही टिकट बंटवारा करेगी, किसी भी, चाहे वो एमपी का चुनाव हो, चाहे एमएलए का चुनाव, किसी भी राज्य का चुनाव हो। और दूसरी बात, आप देखेंगे जो जिसको हम सवर्ण समाज कहते हैं, अपर कास्ट कहते हैं, दल कोई भी हो, सभी में लगभग चुनाव यही लड़ते हैं। इसीलिए हमारे नेता ने ये तय किया है कि जब तक हम पिछड़े समाज के और दलित समाज के लोगों को उनकी जाति के आधार पर जो है जितनी उनकी संख्या है उतना प्रतिनिधित्व नहीं ला लेते हैं, तब तक हम अपर कास्ट को टिकट नहीं देंगे।
तो जो बात आप कह रहे हैं, तो आपके पार्टी में माइनॉरिटी में खास करके मुस्लिम्स का क्या हिस्सेदारी है? देखिए, हमारी पार्टी में मुस्लिम समाज को टिकट देने का प्रावधान है। और क्यों? क्योंकि हम बहुजन समाज की बात करते हैं, और बहुजन समाज के अंतर्गत आने वाला जो समाज है वो माइनॉरिटी है। माइनॉरिटी में चाहे मुस्लिम समाज के लोग हों, चाहे बौद्धिस्ट समाज के लोग हों, चाहे जैन समाज के लोग हों, चाहे सिख समाज के लोग हों, चाहे ईसाई समाज के लोग हों, सभी जितने भी धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक हैं, सभी लोगों को हम मतलब उन प्रतिनिधित्व देने का कोशिश करेंगे। और दलित समाज और पिछड़ा वर्ग हमारा शासन से बहुत दूर रहा है, एक बड़ी आबादी वाला समाज है, लेकिन आज भी ये जो है समाज की मुख्यधारा से, शासन की मुख्यधारा से नहीं जुड़ पाया है। तो आप डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थनगर के आज़ाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, तो आपके यहाँ जो तहसील्स हैं उसमें कितने मुस्लिम तहसील अध्यक्ष हैं? ये हमारे यहाँ जो है, हमारे जो जिला महासचिव हैं सलीम रायनी जी हैं, एक मुस्लिम हमारे यहाँ हैं। दूसरे हमारे जो जिला कोषाध्यक्ष हैं मासूम अली रायनी जी हैं, वो भी माइनॉरिटी समाज के हैं। और उसके बाद हमारे बस्ती ज़िले की बात अगर मैं करूँ, वहाँ के जिला अध्यक्ष नासिर जी हैं, वो माइनॉरिटी समाज से आते हैं। तो हमारी पार्टी में जो है जो नियम बनाया गया है, हम लोगों को जो भाई ने चार्ट दिया है पदों का, उसमें ये बताया गया है कि यदि जिला अध्यक्ष दलित समाज का होगा तो जिला महासचिव माइनॉरिटी समाज का होगा। यदि माइनॉरिटी समाज का जिला अध्यक्ष होगा तो जिला महासचिव जो है दलित या बैकवर्ड होगा। और हमारे 3 उपाध्यक्ष इसीलिए बनाए गए हैं जिला के, उसमें एक ओबीसी होगा, एक एससी होगा और एक अल्पसंख्यक समाज से होगा। आपके पार्टी में जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं यूपी में, उसमें कितने लगभग माइनॉरिटी समाज के जिला अध्यक्ष होंगे? लगभग मेरा मानना है कि 20% जो आबादी की बात करते हैं हम माइनॉरिटी समाज की, उसमें से 20% हमारे जिला अध्यक्ष जो है लगभग माइनॉरिटी समाज के होंगे। हम अब इस डिबेट को, इस चर्चा को थोड़ा दूसरे फेज में लेकर के जाना चाहेंगे, और हम आपसे ये जानना चाहेंगे जो आरक्षण का मुद्दा चल रहा है अभी, आरक्षण वर्गीकरण का, इस पर आपके पार्टी का क्या स्टैंड है और आगे आपकी क्या कार्यवाही रहेगी? देखिए, हमारी पार्टी इसमें चाहती है कि कोटे में कोटा ना हो, क्योंकि आप अगर महसूस कर पा रहे होंगे कि कभी हिंदू समाज जो है ये जातियों की सीढ़ी है, एक के ऊपर एक है, लेकिन जब ये वर्ग बना तो हम में काफ़ी हद तक एकता बनी कि हम शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, हम दलित हैं, हम पिछड़े हैं, हम वंचित हैं, हम में एकता बननी शुरू हुई। और वो एकता कुछ ही समय में मुझे लगता है बहुत मजबूत हो जाती। तो अगर उसमें वर्ग बनाया जाएगा तो कहीं ना कहीं फिर हमारे अंदर दूरियां बढ़ेंगी। और रही बात हमारे पार्टी का जो स्टैंड है कि सरकार जातिवार जनगणना करवाए। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है, सरकार को लगता है कि भाई कुछ जातियां अधिक ले ली हैं और कुछ जातियों को नहीं मिल रहा है, तो सभी जातियों की गिनती करवा लिया जाए और उसमें देख लिया जाए किस जाति की संख्या कितना % है और कितना % तो सभी सेवाओं में पहुंच पाए हैं। यदि जिन जातियों के ऊपर आरोप है कि मतलब ये जाति ज़्यादा ले रही है, अगर उसकी आबादी के हिसाब से ज़्यादा ले रही है तो दूसरे लोगों को मौका दिया जाए। दूसरी बात यह है, आरक्षण जो है गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है। सरकार को अगर लगता है कि कुछ जातियां आर्थिक रूप से बहुत पीछे हैं, उनका तर्क ये है अर्थव्यवस्था, तो वो कोई पॉलिसी ला करके, कोई योजना चला करके उनको आर्थिक रूप से मजबूत कर सकती हैं। उसमें रिजर्वेशन में छेड़छाड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उनको लगता है कि कोई जाति पीछे छूट रही है तो उसके लिए कोई योजना बनाए उनको ऊपर लाने के लिए। ये कोटा बना करके ये बंटवारा करने का मतलब ये है कि समाज को तोड़ने का काम सरकार कर रही है और माननीय सुप्रीम कोर्ट कर रही है। लेकिन आपके जो अपोजिशन में है, यानी कि जो लोग चाहते हैं कि आरक्षण का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से हो, तो वो क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो ओबीसी में भी है, और जो 10% रिजर्वेशन दिया गया जनरल्स को, तो वो भी इकोनॉमी के बेसिस पे मान लीजिए दिया गया। और आरक्षण आप कह रहे हैं कि वो जो कई सदियों जिनके ऊपर एक्सप्लॉयटेशन हुआ, जो सताए गए, उनको एक्सप्लॉइट किया गया, उस बेस पर है। तो वो लोग भी तो यही कह रहे हैं कि जो एससी कम्युनिटी के लोग आरक्षण का फायदा उठा रहे हैं या उठा लिए हैं, वो आगे बढ़ चुके हैं, तो वो फिर क्यों आरक्षण चाहते हैं? देखिए, उसी समाज के और जो उनके गरीब तबका के लोग हैं उनको उसका बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, ये उन लोगों का कहना है। देखिए, इसमें मैं आपको साफ साफ एक चीज बता दूं, आप देखेंगे आज भी जो ओबीसी का चाहे आरक्षित कोटा हो, किसी भी क्षेत्र का हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, तो आप देखेंगे एनएफएस है, बहुत सारी सीटें हमारी खाली पड़ी हैं और सरकार ये कहती है कि मुझे समाज से कोई योग्य व्यक्ति नहीं, इसलिए फिर सामान्य वर्ग के लोगों को उठा करके उसमें भर दिया जाता है। आप खुद सोचिए इस बात को
कि अगर जिन जातियों की बात कही जा रही है कि इनको अलग नहीं दिया जाएगा तो ये दूसरे वाले खा ले रहे हैं, अगर उनके अंदर वो योग्यता होती, उनके पास वो डिग्रियां होती, तो उस क्षेत्र में वो नौकरी ले लेते। इसका मतलब उनके पास वो डिग्री नहीं है। मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं, यदि मेरे पास MBBS की डिग्री नहीं है तो मुझे कोई डॉक्टर नहीं बना पाएगा, मेरे पास B.Ed की डिग्री नहीं है तो मुझे कोई टीचर नहीं बना पाएगा, तो मेरे पास IIT की डिग्री नहीं तो मुझे कोई इंजीनियर नहीं बना सकता। तो जो बाकी के समाज हैं उनको शिक्षित करने की जरूरत है, उनके पास उन डिग्रियां पकड़ाने की जरूरत है। सरकार को शिक्षा में सुधार करने की जरूरत है। सरकार को अगर लगता है कि ये जातियां नहीं ले पा रही आरक्षण का लाभ, तो शिक्षित होना पड़ेगा लाभ लेने के लिए। भाई मुझे अगर आरक्षण कोटे से डॉक्टर बनना तो MBBS तो करना पड़ेगा, बिना MBBS का तो हो नहीं सकता मैं। तो उनके लिए शिक्षा का बेहतर व्यवस्था करे, उस जाति के बच्चों को जो है निःशुल्क विदेश भेज करके ऊंची डिग्रियां दिलवाएं, बड़े स्तर की पढ़ाई करवाएं, तब जा करके उनको वो चीज मिल पाएगी। लेकिन सरकार ये नहीं कर रही है, सरकार सिर्फ समाज को तोड़ने का काम कर रही है। और इसमें तो मुझे सरकार की एक मंशा जाहिर होती है, जैसे कि हम लोग पहले पढ़ते थे कि अंग्रेज भारत पर राज किए, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो। भारतीय जनता पार्टी ठीक उसी ढर्रे पर चल रही है। ये अंग्रेजों की जो सोच थी ना, उसी सोच के साथ ये राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं कि समाज को तोड़ो, उसके बाद शासन करो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह से ये आरक्षण वर्गीकरण का मामला चल रहा है, इन केस आपकी पार्टी सरकार में आती है तो आरक्षण का स्ट्रक्चर यही रहेगा या उसमें कुछ बदलाव होंगे, और क्या उसमें माइनॉरिटी के भी आरक्षण का कोई सुविधा आपकी पार्टी की तरफ से होगा? देखिए, जहां तक आपके माइनॉरिटी के आरक्षण की बात है, तो आप जानते हैं माइनॉरिटी समाज के लोगों को OBC कैटेगरी के अंतर्गत जो है मिलता है रिजर्वेशन। ऐसा नहीं कि माइनॉरिटी समाज के लोगों को नहीं मिलता है, वो किसी भी धर्म के लोगों और सबको जो है OBC कोटे के तहत मिलता है। और दूसरी बात, हमारी पार्टी की क्या स्ट्रेटजी होगी इस पे? हमारे नेता का अगर आप इंटरव्यू देखेंगे, उनका बयान देखेंगे, तो वो बार बार ये बात कहते हैं कि दलित समाज के अंदर जो हमारी वाल्मीकि समाज है ये पीछे है। और वो पीछे है इसलिए क्योंकि वो अपने जो परंपरागत पेशा था, उसका जो जाति पेशा है, वो उसको छोड़ नहीं रहे हैं और शिक्षा के प्रति जो है अपने बच्चों को प्रेरित नहीं कर रहे हैं, शिक्षा से नहीं जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए जो है वो आरक्षण का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। तो हमारे नेता ने कहा है कि जिस दिन मैं पावर में आऊंगा, सत्ता में आऊंगा, उस लायक जनता मुझे बनाएगी, सबसे पहले मैं सफाई कर्मचारी जो हैं इनको परमानेंट करूंगा और इसमें ठेका प्रथा को बंद करूंगा। और परमानेंट करने का फायदा क्या होगा? आप देखेंगे नगर पंचायतों में, नगर पालिकाओं में, नगर निगमों में, वहां ठेकेदार होते हैं, 10,000 रुपया सैलरी देते हैं और 10,000 रुपए में हमारे वाल्मीकि समाज का व्यक्ति, हमारे दलित समाज का व्यक्ति गंदगी साफ करता है। क्या 10,000 रुपए में वो अपने बच्चों को ऊंची शिक्षा दे सकता है, अच्छा भोजन दे सकता है, अच्छा कपड़ा, अच्छा रहना सहना दे सकता है? नहीं दे सकता। अगर जिस सफाई कर्मी को 40,000 सैलरी मिल रही जो परमानेंट है, वो तो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे देगा। तो हमें उन सफाई कर्मी को जो है परमानेंट करने की जरूरत है, उनकी सैलरी बढ़ाने की जरूरत है और सफाई के लिए संसाधनों को बढ़ाने की जरूरत है। ये मेरे नेता बार बार कह रहे हैं और वो कहते भी हैं कि जिस दिन मैं पावर में आऊंगा, सत्ता में आऊंगा, सबसे पहले ये काम करूंगा। आप खुद इस बात पर विचार करिए, जब किसी भी व्यक्ति की सैलरी बढ़ जाएगी, अर्निंग बढ़ जाएगी, इनकम बढ़ जाएगी, तो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे देगा, उसी पीढ़ी से उसकी गुलामी खत्म हो जाएगी, वो ग्रोथ कर जाएगा। तो सरकार को इस तरीके से पॉलिसी लानी चाहिए। बिल्कुल राजेंद्र भारती जी, आपने जिस तरह से माइनॉरिटी की OBC स्टेटस होने की बात कही, तो क्या आर्टिकल 341 है कॉन्स्टिट्यूशन का, अगर उस कैटेगराइजेशन में आप देखेंगे, उस तरह से आप देखेंगे, तो क्या मुस्लिम में और जातियां नहीं हैं जो SC कैटेगरी में डाली जाएं? देखिए, बात जो आप लोग देखते हैं SC, ST, OBC, ये जो 3 कोटा बनाया गया, ये 3 कोटा इसलिए नहीं बनाया गया है कि इसमें मतलब कि कम ज्यादा आरक्षण की बात कही गई है। आप देखेंगे जब OBC के लिए कोई सीट रिजर्व होती है तो उस सीट पर SC के लोग चुनाव नहीं लड़ते हैं, लड़ते तो OBC हैं। ऐसा तो नहीं कि OBC में SC भी लड़ेगा और OBC भी लड़ेगा, SC में OBC नहीं लड़ेगा। ये इसलिए ऐसा है क्योंकि जिस समय देश बंटवारा हो रहा था 1947 में, उस समय जिन जातियों को चिन्हित किया गया था, उन जातियों को उसी समय से आरक्षण दिया गया। जो जातियां उस समय उस सूची में नहीं डाली गई थी, उनको नहीं मिला। आप देखेंगे काका का लेकर कमेटी आई, उसके बाद मंडल कमीशन आया, मंडल कमीशन की रिपोर्ट कुछ लागू की गई, दोबारा जो हमारा कोटा लागू हुआ, जो जातियां छूट गई थी आर्टिकल 340 के तहत, तो जो छूट गए थे उनको फिर से जो है काका का लेकर कमेटी ने सर्वे करके रिपोर्ट बनाया, उन्होंने सरकार को सौंपा। और लंबे समय तक ठंडे बस्ते में पड़ी रही, नहीं चला। फिर उसके बाद 1989-90 का जब समय आता है,
जनता दल की सरकार बनती है, सभी लोग एकजुट होकर के सरकार बनाते हैं, जेपी नारायण के नेतृत्व में आंदोलन चला, उस समय जो है ये बैकवर्ड आरक्षण लागू हुआ। क्योंकि ये कोटा दोबारा बनाया गया, इसीलिए जो दोबारा कोटा बना तो जो छूटे हुए लोग थे उस कोटे में आ गए। और आप देखेंगे उस समय पार्लियामेंट में जो बहस चली, बहुत सारे हमारे एमपी थे जो इस बात पर सहमत नहीं हुए और बिल पास नहीं होने दिए, और क्रीमी लेयर के साथ पास हुआ, और जिसमें से लोकसभा और विधानसभा में उनके लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था नहीं हो पाई, क्योंकि इतना विरोध हुआ कि वो बिल पास ही नहीं हो पा रहा था। क्या आपके हिसाब से जिस तरह से ओबीसी में क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है, एससी एसटी के जो रिजर्वेशन सिस्टम है उसमें क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आना चाहिए या नहीं? देखिए, मेरा अपना मानना है कि क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए, और ओबीसी में भी क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए। क्यों क्रीमी लेयर इसलिए नहीं होना चाहिए, देखिए एक कहावत कही जाती है कि जिसके पास, हम ये कर रहे हैं कि जिसके पास दांत नहीं है उसको कह रहे हैं चने खा लो, और जिसके पास दांत हैं उनको चने नहीं दे रहे हैं। आप खुद सोचिए, लड़ाई लड़ता कौन है? सक्षम व्यक्ति लड़ता है। तो अभी जैसे मान लीजिए दलित समाज का कोई व्यक्ति ऐसा है कि जिसके पास 1000 भी रुपया नहीं है, और उस व्यक्ति को कहा जाए आप एमएलए का चुनाव लड़िए, वो कैसे लड़ेगा? फिर आप ही अभी पहले कहे हैं कि हम दलित समाज के या जो एससी एसटी समाज के हैं उनको विधायक सांसद बनाएंगे, तो किस तरह बनाएंगे? देखिए, ये आरक्षण की जो व्यवस्था है ये गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं, पहली बात ये स्पष्ट हो जाए। दूसरी बात यह है कि इसका जो आधार है वो शैक्षिक पिछड़ापन और सामाजिक पिछड़ापन है। आप देखेंगे जो व्यक्ति अनुसूचित जाति का है या अनुसूचित जनजाति का है या पिछड़े समाज का है, उसको लोग हे दृष्टि से देखते हैं, आज भी देखते हैं, हम इससे इनकार नहीं कर सकते। गांव में आज भी ये स्थिति है। अच्छा, शहर में बैठे हुए लोगों को लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक हो गया है। भाई, दिल्ली ही भारत नहीं है। दिल्ली में बैठ करके अगर लोग सोचते हैं कि दिल्ली जैसा ही पूरा भारत है तो ये गलत है। भारत गांव का देश है, और गांव में आज भी भेदभाव है, छुआछूत है। आप कितनी भी तरक्की कर जाइए, लेकिन आपको लोग समाज में बराबर नहीं गिनते हैं, नहीं बैठने देना चाहते हैं। वो तो कानून है, इसलिए थोड़ी उनकी मजबूरियां हैं, खुल करके आपका विरोध नहीं कर पाते, खुल करके भेदभाव नहीं कर पाते, लेकिन उनके मन में घृणा रहती है आज भी। मैं आपको बता दूं, मैं आज आजाद समाज पार्टी का जिला अध्यक्ष हूं और समाज के लिए लड़ता भी हूं। उसके बाद भी मैं बहुत सारे जगहों पर जाता हूं, आज भी मुझे लोग फाइबर के गिलास में पानी देते हैं। अब जबकि अकेला जाता हूं, उनके घर में बर्तन पर्याप्त हो सकता है, उसके बाद भी मुझे फाइबर में देते हैं। तो उससे मुझे पता चलता है कि आज भी समाज में बहुत कुछ बदला नहीं। इसीलिए जो है, अगर इसमें क्रीमी लेयर लाया जाता है तो जो बहुत एकदम लेबर आदमी है वो भाई लड़ नहीं पाएगा। क्योंकि मुझे जिले पर जाकर के आंदोलन करना है तो मेरे पास 2-4-500 रुपया होना चाहिए किराया भाड़ा वहां जाने के लिए। मेरे पास एजुकेशन होना चाहिए, एजुकेशन नहीं होगा तो मैं सिस्टम को समझ नहीं पाऊंगा, समाज को समझ नहीं पाऊंगा, तो मैं लड़ूंगा कैसे? आप बताइए, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो आज इस जो वर्गीकरण की बात है समझ पा रहे हैं तो बोल पा रहे हैं। जो लोग गांव में बसे हुए लेबर हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा देश में क्या हो रहा है। अगर इसमें क्रीमी लेयर लगा दिया जाएगा तो जो ओबीसी एससी समाज है ये न कल शासन में था और ना शासन में आ पाएगा, अंततः यही होगा। और आपके सामने एक एग्जाम्पल होगा, गांव में रहते हैं आप भी, जब भी पंचायती चुनाव आता है आप देखेंगे जैसे सीटें रिजर्व होती हैं, लोग अपने नौकर को, अपने ड्राइवर को या उसी गांव के किसी ऐसे गरीब लाचार व्यक्ति को जो है चुनाव अपने पैसे से लड़वाते हैं और प्रधानी खुद चलाते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष तक की कुर्सी सिद्धार्थनगर में आप लोगों ने देखा, जब रिजर्व थी जिला अध्यक्ष कोई और था, चला कोई और रहा था। तो इसीलिए इसमें अगर क्रीमी लेयर लाया जाएगा तो ये मान के चलिए कि नाम उनका होगा, काम किसी और का, अर्थात शोषण बंद नहीं होगा। इसीलिए इसमें क्रीमी लेयर नहीं लाया जा सकता है। क्रीमी लेयर लाने का मतलब कि आरक्षण को बेर्स करना। आपके हिसाब से जो इससे पहले रिजर्वेशन पा करके या अपने इल्म के बुनियाद पर, अपने एजुकेशन के बुनियाद पर हायर लेवल पे पहुंच गए, तो जो आप ही के समाज के जो पिछड़े लोग रह गए, जो आगे नहीं बढ़ पाए, तो उनको आप कैसे बढ़ाएंगे? देखिए, इसके लिए सरकार को सब्सिडी बदल देनी चाहिए। जैसे कि दलित समाज का या पिछड़े समाज का कोई व्यक्ति है, अगर वो मान लीजिए आर्थिक रूप से मजबूत हो गया है, आप उसकी गैस पर सब्सिडी बंद कर दीजिए, बिजली पर सब्सिडी बंद कर दीजिए, जो सब्सिडी हमें मिलती है वो बंद कर दीजिए, एजुकेशन में आप जो सब्सिडी देते हैं वो बंद कर दीजिए। उसके लिए रिजर्वेशन में छेड़छाड़ करने की क्या जरूरत है? भाई, वो आर्थिक रूप से मजबूत हुआ तो उसको विशेष आर्थिक लाभ देने की जरूरत नहीं, वो रोक दीजिए आप। लेकिन उसमें अब आरक्षण में छेड़छाड़ करने की क्या जरूरत है? इसके लिए सरकार योजना बना सकती है। आप इसको विचार करिए, इसमें क्रीमी लेयर की क्या जरूरत है?
यदि आपका मानना है कि कोई एक व्यक्ति नौकरी पा गया, एक व्यक्ति व्यापारी हो गया, अच्छी अर्निंग उसकी हो गई है, तो सरकार उसको जो आर्थिक सुविधाएं देती है वो ना दे। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। इसी पे मुझे याद आ गया कुछ कि भीमराव अंबेडकर साहब ने अपने ही लोगों से कहा था कि आप सिटी की तरफ कूच करिए, मतलब सिटी की तरफ जाइए, क्योंकि आप लैंडलेस हैं, ज़मीनें आपके पास नहीं, तो सिटी की तरफ जब जाएंगे तो जॉब पाएंगे और फिनेंशियली जब स्ट्रांग हो जाएंगे तो अपने हक की लड़ाई लड़ पाएंगे। मैं आगे आपको इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए एक सवाल और जो मेरे जहन में आ रहा है आपके पार्टी से संबंधित, कि आपकी पार्टी के पास अभी एक सांसद हो गए और अभी आने वाला जो इलेक्शन है, यानी कि 2007 यही आने वाला है जो विधायकी का यूपी में जो असेंबली चुनाव होंगे, उसमें आपने क्या तैयारी कर रखी है, किस तरह से आपके टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा और आप लोग क्या मैसेज लेकर के लोगों के पास पहुंच रहे हैं? देखिए, हमारे नेताजी का आदेश है, माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी का, कि जो 10 सीटें खाली हुई हैं उस पर उपचुनाव होना है और 10 की 10 सीटों पर जो है हमारे आज़ाद समाज पार्टी के कैंडिडेट लड़ेंगे। और हमारी पार्टी जहां वो सीटें खाली हुए वहां की जिला कार्यकारिणी, विधानसभा कार्यकारिणी कमर कस के जो है चुनाव की तैयारी में लगा हुआ है। कई सीटों पर हमारे कैंडिडेट्स भी फाइनल हो गए हैं। बहुत जल्द ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा जो है सूची भी जारी की जाएगी और आज़ाद समाज पार्टी इस उपचुनाव को पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी। और रही बात टिकट की, टिकट का फार्मूला मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि शासन में जिन जातियों की हिस्सेदारी नहीं है, हमारी पूरी कोशिश है और हमारे नेता की, हमारी पार्टी की, कि उनको अवसर मिले, वो भी सांसद विधायक बन करके आएँ और अपने समाज के उत्थान के लिए सदन के अंदर जा करके आवाज़ उठाएं। ये तो आपने बहुत अच्छे से फिर बता दिया। मैं आपको एक और फर्दर स्टेप पे आगे चलता हूँ और माइनॉरिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि जो अभी वक्फ का इशू चल रहा है उस पर आपके पार्टी का क्या स्टैंड है? क्या आप आंदोलन अगर माइनॉरिटी समाज के लोग करेंगे, क्या आप उसमें भागीदारी लेंगे? देखिए, ये आपका जो सवाल है ये राष्ट्रीय लेवल का सवाल है, ये मेरे स्तर का सवाल नहीं है। इस पर जो भी निर्णय लेंगे हमारे नेता आदरणीय माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी लेंगे। इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता आपको। और मैं आपको फिर से आता हूँ, जिस लोकेलिटी में आप रहते हैं या जिस डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थनगर के आप अध्यक्ष हैं, उस डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थनगर का बहुत बड़ा मुद्दा जो है पलायन का है। यहाँ से लोग अपने घर बार छोड़ करके बाहर कमाने जाता है और यहाँ इंडस्ट्री नहीं है। क्या आपकी पार्टी कल सरकार में आती है तो आपके तरफ से कोई मेमोरेंडम या कोई इस तरह का लेखा जोखा उनके पास जाएगा कि यहाँ इंडस्ट्री खड़ी की जाए? देखिए, हमारे माननीय नेताजी जो हैं नगीना से सांसद चुन करके पार्लियामेंट गए हैं। आप देखेंगे वो लगातार सदन के अंदर जब बोल रहे हैं तो नगीना के अंदर इंडस्ट्री लगाने की बात कर रहे हैं। और हमारी पार्टी में और हमारे नेता का ये प्रमुख मुद्दा है कि जहां से भी हमें जनता अवसर देगी उस क्षेत्र में रोजगार की उचित व्यवस्था करवाने के लिए हमारे नेताजी प्रतिबद्ध हैं, हमारी पार्टी प्रतिबद्ध है। और सिद्धार्थनगर से अगर आने वाले 2027 में हमारे कुछ एमएलए चुन करके जाते हैं तो हमारे वो एमएलए सदन के अंदर जा करके यहाँ रोजगार के लिए जो है लड़ाई लड़ेंगे। आपने बहुत अच्छे से बात रखी, लेकिन मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है कि जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थनगर में जो आपका विंग है, जो आपके कैडर हैं, जो माइनॉरिटी समाज के हैं, उनका कोई बहुत अच्छा स्टेटस नहीं रहा है या एजुकेशन में उस तरह से नहीं रहे हैं, तो वो आपसे माइनॉरिटी के जो इश्यूज़ हैं, जो खास करके मुस्लिम के जो इश्यूज़ हैं, वो आप तक कैसे पहुँचाएंगे? या आपने अपने स्ट्रक्चर में कुछ विस्तार करना है, या कैसे माइनॉरिटी पढ़ा लिखा आपके पास कैसे जुड़े, इसके लिए आपके पास क्या सुझाव है? देखिए, उसके लिए भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जो कैडर में हम लोगों को सिखाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं, या जो स्वतः हम लोग अध्ययन करके सीख पाते हैं, समझ पाते हैं शासन को, समाज को, वो गांव-गांव जा करके छोटी छोटी मीटिंग करते हैं। उस मीटिंग के दौरान लोगों को जगाने का काम करते हैं। उसी कड़ी में हम माइनॉरिटी समाज के लोगों को भी भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के और हमारे पार्टी की जो नीति है, विचार है, वो लोगों तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। और माइनॉरिटी समाज के लोग बहुत तेज़ी से आज़ाद समाज पार्टी के साथ जुड़ भी रहे हैं। और आप देखेंगे 2027 का चुनाव आते आते जितनी संख्या दलित समाज की हमारे पार्टी में होगी कार्यकर्ताओं की, उससे कम मुस्लिम समाज की नहीं होगी। और आज भी नहीं है, मेरा दावा है, अगर आप कहेंगे मैं लिस्ट चेक करवा दूंगा, आज भी माइनॉरिटी समाज की भागीदारी जो है हमारे कार्यकारिणी में ठीक ठाक है। आप राजेंद्र जी, मेरा ये आखिरी सवाल आपके लिए है कि आने वाला टाइम जो है, जिसमें साल 1.5 साल के बाद जिला पंचायत के इलेक्शंस होने हैं, लोकल इलेक्शंस होने हैं, उसमें आपकी क्या तैयारी है और उस चुनाव को आप लोग किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, 2026 में जो पंचायती चुनाव होना है
उसके लिए हम लोग अभी से तैयारी में लगे हुए हैं और हम जगह जगह तमाम वार्डों पर हमारे कैंडिडेट्स भी तय हो गए हैं। हमने उनका नाम भी अपने पास रजिस्टर में नोट कर लिया, उनका आवेदन भी हमने ले लिया है और एक कई सीटों पर ऐसा है कि वो जो है कई कैंडिडेट्स हैं, तो उस पर तो हमारी जिला कमेटी है, विधानसभा कमेटी है, ये सब बैठ करके निर्णय लेंगे कि किसको लड़ाया जाएगा, किसको नहीं लड़ाया जाएगा। क्योंकि कुछ सीटें ऐसी हैं जहां सिंगल कैंडिडेट्स हैं तो वहाँ इस तरीके की कोई समस्या है नहीं, लेकिन जिस सीटों पर कई कैंडिडेट्स हैं तो वहाँ हमें विचार करना है और इस चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को अवसर देंगे चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता जो हैं वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। अब ये चुनाव की छोटी इकाई है, ये उनके हैसियत में है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे कार्यकर्ता इस चुनाव को लड़ें और लड़ करके जीत करके कम से कम जिले के सदन में जा करके जिले के जो मुद्दे हैं विकास के वो उठाएं। सड़क है, पानी है, बिजली है, नाली है, खड़ंजा, तमाम समस्याएं हैं जो गांव के लोगों की ज़रूरतें हैं, उस पर जा करके जिले के सदन में बात रखें। इसलिए मेरा उसमें अपना प्लान है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को अवसर दूंगा, क्योंकि हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो समाज की सेवा के लिए कहीं ना कहीं समर्पित भाव उनके अंदर है, इसलिए वो आज़ाद समाज पार्टी में आकर के और समाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जिस तरह से आप भारती जी जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं या अम्बेडकर की जो विचार हैं उस पर चलते हैं, तो आपके चलने से या लोकल जो SC/ST कम्युनिटी है, अम्बेडकर साहब को तो मैं पर्सनली ये नहीं मानता कि वो किसी कम्युनिटी के बढ़ावे के लिए थे, वो तो स्पेशली एक कम्युनिटी के लिए इसलिए थे कि वो बहुत ज़्यादा स्तर से नीचे थे फिनेंशियली, लेकिन उन्होंने सारे कम्युनिटी के लिए एक रोल मॉडल का अदा किया है, हक अदा किया है। तो आप लोग ग्राउंड पर किस तरह से उनके विचार को प्रेजेंट कर रहे हैं? मुझे अभी तक ऐसा नहीं लगा कि आपकी पार्टी से या अम्बेडकर के विचारों का ग्राउंड लेवल पर कोई फर्क पड़ा हो। देखिए, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप देखेंगे पहले की अपेक्षा, अगर 1947 के बाद देखेंगे, धीरे धीरे करके जो है दलित समाज के अंदर जो है कहीं ना कहीं आत्मसम्मान बढ़ा है और समाज में भी थोड़ा सा सम्मान बढ़ा है, आर्थिक रूप से लोग मजबूत हुए, सरकारी नौकरियों में भी गए हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि एक जितना लंबा समय बीता, जितना होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया, इसीलिए तो आज आज़ाद समाज पार्टी की जरूरत आन पड़ी। और ये मेरा पूरा विश्वास है कि आज़ाद समाज पार्टी की जो रूपरेखा है, जो हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जिस नीति को बना करके आगे बढ़ रहे हैं, इससे मुझे ये पूरा विश्वास है कि बहुत कम समय में इस वंचित वर्ग को, चाहे वो माइनॉरिटी समाज के लोग हों, चाहे वो OBC को, चाहे SC समाज के लोग हों, बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। शुक्रिया राजेंद्र भारती जी, आपको मेरे साथ जुड़ने के लिए। मैं आपको फिर से मुबारकबाद पेश करता हूं और आगे मैं आपसे फिर ये रिक्वेस्ट करता हूं अपने दर्शकों से कि मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरा चैनल न्यूज़ अड्डा 47 को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम ऐसे लोकल इश्यूज़ पर ज़मीनी लोगों को आपके सामने पेश कर सकें। थैंक यू वेरी मच।